वेलकम बैक टू नाइन्स क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर के 100 के समथिंग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। चूँकि हमने जो टारगेट सेट किया है वो 500 प्लस क्वेश्चंस का किया है और मैं आपको यहाँ पर आश्वासन देती हूँ कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं यहाँ पर आपको 500 प्लस क्वेश्चंस और साथ ही साथ 1000 प्लस आपको यहाँ पर मैं फैक्ट करवा दूँगी। और इन 500 प्लस क्वेश्चंस और इन 1000 प्लस आपके जो फैक्ट मैं करवाऊंगी, इनके अलावा आपको एग्ज़ाम में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पर आश्वस्त करती हूँ कि इन्हीं में से आपका एग्ज़ाम बेस्ट हो जाएगा। बस आप इन वीडियोस को अच्छे से पढ़िएगा। और जो मैं आपको 1000 प्लस फैक्ट करवाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें 1000 तो आपके फैक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ जब डिस्कस करूँगी तो वो आपके 1000 प्लस ही जाएंगे। और ये जो आपको वीडियो है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 22 जून के पहले दे दूँगी, तो मैं आपको ये वीडियो 22 जून के पहले ही दूंगी, चाहे जो भी हो। बस आप इस वीडियो का वेट करिएगा और जब ये वीडियो आए तो इसको पूरा देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें और साथ ही साथ आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का आपका, Y2 की समस्या का संबंध है कंप्यूटर के वायरस को नियंत्रित करने हेतु किसी समाधान पाने का, विश्व भर में कार्यरत कंप्यूटरों में एकरूपता लाने हेतु प्रयत्न, या फिर आपका ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनकी प्रतिस्थाई ढूंढना, 60 वर्ष की कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के अनुभव के आधार पर उसमें आमूल परिवर्तन करना। बताइए आपसे Y2 के ये जो आपकी समस्या है, Y2 के प्रॉब्लम, इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि Y2 के प्रॉब्लम का संबंध आपका किससे है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ये जो Y2 के आपकी प्रॉब्लम है, इसका संबंध आपके कंप्यूटर से है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका संबंध हमारे कंप्यूटर से है, ठीक है। और इसमें आपका जो है ईसवी सन के अंतिम दोनों अंकों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थाई ढूंढना था, ठीक है। अब इसमें जो है आपकी जो गणना संबंधी यानी कि कैलकुलेशन संबंधी जो गलतियां हैं, इनकी होने की संभावना थी। तो इसी संकट ने विश्व भर में कंप्यूटर वैज्ञानिकों की जो है आपकी उस टाइम की जो नींद थी वो हराम कर रखी थी। तो इसी समस्या को बेसिकली आपका Y2 के प्रॉब्लम कहा गया। क्या कहा गया? Y2 के प्रॉब्लम कहा गया। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, आपका राइट ऑप्शन होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे Y2 के प्रॉब्लम से ही संबंधित है। क्वेश्चन आपसे है कि Y2 के नई शब्दावली एक समस्या थी जो कि संबंधित थी कंप्यूटर से, शेयर मार्केट से, टाइम जोन से या कैलेंडर से। तो आप सभी को मैंने बताया कि Y2 के जो आपकी प्रॉब्लम थी या फिर Y2 के आपकी जो शब्दावली है, इसका संबंध आपके कंप्यूटर से है। किससे है? कंप्यूटर से है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन आपका गणना का कार्य नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि नाइन्स क्लासेस ऑफिशियल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन, सारे PDF वहीं जाते हैं। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जब भी वीडियो आता है तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाता है और साथ ही साथ जो कम्युनिटी पर क्वेश्चंस वगैरह मैं लगाती हूँ वो भी आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंने कम्युनिटी पर ये क्वेश्चन दिया भी था कि इनमें से कौन सा गणना का कार्य नहीं कर सकता। कैलकुलेटर गणना का ही कार्य करता है। कंप्यूटर, सभी को पता है कि कंप्यूटर गणना का कार्य करता है। प्रिंटर कोई गणना का कार्य नहीं करता। मोबाइल फ़ोन भी आपकी गणना का कार्य करता है। सो आप कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि प्रिंटर हमारा किस तरीके का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या फिर आपका आउटपुट डिवाइस है? बताइए। आप सभी को अभी पता चल चुका है क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। बिकॉज कंप्यूटर का जो भी आपका परिणाम होता है, कंप्यूटर हमें जो भी परिणाम देता है, वो परिणाम हमें कहाँ देखने को मिलता है? या तो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर देखने को मिलता है। सो हमने मॉनिटर को एक आउटपुट डिवाइस कहा, प्रिंटर को भी हमने एक आउटपुट डिवाइस कहा, प्लॉटर को भी हमने एक आउटपुट डिवाइस कहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने एक और जो आपका प्रोजेक्टर था, इसको भी हमने आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा था। आपका रिवीजन भी हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे, यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बताइए यूपीएस का इनमें से आपसे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? बैटरी होगा, डिस्ककारी होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा या फिर ये सभी होगा? देखिए यूपीएस जो होता है आपका, यूपीएस का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो आपका बैटरी होता है। क्या होता है? बैटरी होता है। आपकी भाषा में कहें बैटरिया होता है ना। ये जो आपका बैटरी है, इस यूपीएस का हार्ट होता है। क्या होता है? हृदय होता है।
बिकॉज आप सभी को पता है कि यूपीएस की जो कार्यप्रणाली वो बैटरी पर ही आधारित है। सो हम किसको करेक्ट करेंगे, हम पहला जो ऑप्शन है इसको करेक्ट करेंगे, बैटरी को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन है आपसे कि कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है, कौन सी प्रौद्योगिकी है? आईसी प्रौद्योगिकी है, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी है, या फिर रजिस्टर प्रौद्योगिकी है? तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो पैरेलल आपका जो प्रोसेसिंग सिस्टम है ये आपका बेसिकली एमर्ज होके आ रहा है आपके प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। सो आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से किस में, चूँकि ये किस में आपका साथ में होगा, किस में जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे ये है कि निम्नलिखित में से किस में जो भी फाइल या फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से ही गुजरना पड़ता है। इसको क्या नाम देंगे आप? इंडेक्स पॉइंटर देंगे, गार्बेज कलेक्शन कहेंगे, फाइल सिस्टम कहेंगे, या स्टैक पॉइंटर कहेंगे? तो किसी भी फाइल या फोल्डर जिसे एक्सेस किया जाता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल आपके जिस सिस्टम है इससे गुजरने की जो प्रक्रिया है इसको बेसिकली कचरा प्रबंधन कहते हैं। हिंदी में इसको कहेंगे कचरा प्रबंधन, और हम इंग्लिश में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? गार्बेज कलेक्शन। देखिए आप लोगों में से कल मेरे पास एक मैसेज आया था कि मैम मेरे पास साउथ इंडियन जो हैं उनसे कोई आपको प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम किसी से नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम कम है, इस वजह से मैं दोनों लैंग्वेज को नहीं यहाँ पर इंक्लूड कर पा रही हूँ। आप लोग समझिए इस पीडीएफ को बनाने में मुझे लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और सिर्फ एक लैंग्वेज में रखने पर 3 से 4 घंटे मुझे लग जाते हैं। तो आप लोग सोचिए कि मैं अगर दोनों लैंग्वेज को रखूँगी तो मुझे और टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि अभी मैं जब तक वीडियो का री एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं ऐसे ही मैनेज करूँ और बाद में फिर मैं बाइलिंगुअल रखूँ। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझिए। आज तो फिर भी मैंने बहुत सारे यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं उनको इंग्लिश में रखा हुआ है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि कचरा प्रबंधन यानी कि गार्बेज कलेक्शन आपका जो है इसमें ऐसा होता है कि जिसमें आपकी कोई भी फाइल या फोल्डर को जब आप एक्सेस करते हैं तो उसमें मार्क करते पूरे फाइल सिस्टम से ही आपको गुजरना पड़ता है, ठीक है। अभी आपको क्लियर हुआ ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, सुना भी होगा आप सभी लोगों ने, कि कौन मस्तिष्क की आपकी जो माइंड है इसकी कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, IBM चिप्स, या फिर आपका परम 10,000? आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली लग रहा होगा कि सुपर कंप्यूटर। देखिए लेकिन आपको यहाँ पर एक टर्म जो दिख रहा है मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल, जब भी कभी ऐसा दिया जाए, जब भी कभी आपको यहाँ पर मस्तिष्क लगा दिख जाए कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल कर रहा है, तब आपको सुपर कंप्यूटर टिक नहीं करना है। अगर सबसे फास्ट पूछा जाए देन आपका आंसर होना चाहिए सुपर कंप्यूटर, लेकिन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल अगर कभी पूछा जाए तो यहाँ पर आपका क्वांटम कंप्यूटर सही होगा। क्या, कौन सा? क्वांटम कंप्यूटर। भाई क्वांटम जो कंप्यूटर है ना ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं और इतने छोटे से होते हैं, और ये पूरे बिल्कुल जैसे आपकी माइंड है ना उसी तरह की कार्यप्रणाली की ये बिल्कुल कॉपी हैं, डिट्टो कॉपी हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा अगर माइंड जुड़ जाता है तो वहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर ही करेक्ट होगा, और सबसे तीव्र पूछा जाए देन आपका सुपर कंप्यूटर सही होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सुपर कंप्यूटर छोटे तो नहीं होते हैं, आप सभी को पता है कि सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, तो यहाँ सबसे छोटा तो आपका नहीं था पॉसिबल, दैट्स वाई मैंने सुपर कंप्यूटर को नहीं सही किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे है कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? देखिए आप सभी लोग 2022 में आप सभी लोग यहाँ पर 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। चूँकि 21st सेंचुरी में जी रहे हैं तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग सभी लोग करते हैं। अब यही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है। ऑप्शन एक है कि जब कंप्यूटर लैन से जोड़ा जाता है। लैन आप सभी को पता है लोकल एरिया नेटवर्क, और डाटा स्टोरिंग या प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, या समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डेटा। इनमें से कौन सा आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग के बारे में सही होगा? तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग में कंप्यूटर को इंटरनेट से हम जोड़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये आपकी बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग का मतलब ही होता है जहाँ पर हम अपने कंप्यूटर को या फिर हम अपने फ़ोन को इंटरनेट से जोड़ें, और उसके बाद हम क्या करें, इंटरनेट से जोड़ने के बाद डेटा को स्टोर या प्रोसेस करने के लिए हम भेजते हैं, तो वो होता है हमारा ऑनलाइन प्रोसेसिंग। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको कभी नहीं कहूँगी कि सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको जब आप स्टडी करते हैं ना, तो जब आप ठीक से पढ़ाई करते हैं, स्टडी को टाइम देते हैं,
तो आपको सारी चीज़ें भला ना आए, पर आपके अंदर एक पावर आ जाती है, वो होती है पावर ऑफ रिजेक्शन, कि कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता। अगर आप रिजेक्ट करना सीख गए ना, तो आप यकीन करिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। तो आप क्वेश्चन में जो आपके ऑप्शंस हैं उनको रिजेक्ट करने, उनको एलिमिनेट करने की जो बेसिकली पावर है ना, इसको सीख लीजिए पहले तो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी से कि वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्न के नियंत्रण के लिए किया जाता है: मल्टीमीडिया की कमियां, ईमेल की कमियां, हैकिंग की कमियां या फिर वायरस की कमियां। देखिए यहाँ पर वैक्सीन सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है। चूँकि वैक्सीन सॉफ्टवेयर है तो मल्टीमीडिया में हम क्या ढूंढ सकते हैं भाई, मल्टीमीडिया से कोई मतलब थोड़ी है वैक्सीन का, ईमेल से भी कोई मतलब नहीं है, हैकिंग से भी कोई मतलब नहीं है, वायरस से ही मतलब होगा। तो बेसिकली जो वैक्सीन सॉफ्टवेयर है इसका प्रयोग वायरस की कमियों पर नियंत्रण के लिए आपका किया जाता है। तो हम यहाँ पर वायरस की कमियां को करेक्ट कर देंगे, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सो इनको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिएगा। बैकअप क्या है? आप सभी लोग अपने फ़ोन में बैकअप ज़रूर से रखते हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम सभी उन सब का बैकअप रखते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन अब आपसे पूछ लिया गया कि बैकअप क्या है? अपने नेटवर्क में और अधिक घटक जोड़ना, डेटा बचाने के लिए इसे मूल रूप से कॉपी करके दूसरी जगह रखना, नई डेटा से पुराना डेटा को फिल्टर करना या डेटा एक्सेस करना। बताइए इनमें से बैकअप क्या हो सकता है? व्हाट इज़ बैकअप? बैकअप जो होता है बेसिकली आपकी सूचना प्रौद्योगिकी में डेटा को आपका लॉस होने से यानी कि खोने से बचाने के लिए हम उस डेटा को आपके बेसिकली कहीं और जाकर आपका रखते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो सुरक्षित रहता है। तो हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा बैकअप के बारे में। नेक्स्ट है आपसे कि कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है। बताइए कौन सा है इनमें से बैकअप के बारे में सच नहीं है। कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि बिल्कुल करेक्ट है। ये आपके कंप्यूटर की जो फाइलें हैं इनकी सटीक एग्जैक्ट प्रतिलिपि बनाता है। यह कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा है। बिल्कुल है, ये आपका एक हिस्सा बन चुका है अब। पर्सनल कंप्यूटर को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती। क्या ये सच है कि किसी भी पर्सनल कंप्यूटर को नियमित बैकअप की आवश्यकता नहीं होती? ये गलत है आपका। पर्सनल कंप्यूटर को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। ये आपके बैकअप के बारे में सच नहीं है। बाकी ये जो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन, ये सब बैकअप के बारे में सच दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? सच दिए गए हैं, ठीक है। ये आपके बिल्कुल सच हैं, मतलब ट्रू हैं ये आप सब आपके। लेकिन ये वाला सच नहीं है, थर्ड जो आपको दिया गया है, ठीक। आई होप आप समझ चुके होंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आप लोगों के लिए जो इतनी मेहनत की जा रही है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए उस चीज़ के लिए कि आप वीडियो को बस लाइक कर दिया करिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, टीवी प्रसारण में स्कैनिंग के लिए निम्न में से कौन सी विशेषताएं जरूरी हैं? विजुअल एक्टिविटी, ब्राइटनेस एंड कलर सेंसेशन, रेजिस्टेंस ऑफ विजन या फिर उपर्युक्त सभी। तो बताइए आपका कि टीवी जो प्रसारण है, टीवी प्रसारण में स्कैनिंग के लिए निम्न में से कौन सी विशेषताएं जरूरी होती हैं? तो टीवी प्रसारण में स्कैनिंग के लिए आपका विजुअल एक्टिविटी, ब्राइटनेस एंड कलर सेंसेशन, अपार्ट फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस ऑफ विजन, ये सभी आपके ज़रूरी होते हैं। तो उपर्युक्त सभी आपका करेक्ट होगा। आपसे यहाँ पर एटीएम का संक्षिप्त रूप पूछा गया है। एटीएम का यहाँ पर आपको संक्षिप्त रूप बताना है। आप सभी को पता भी होगा एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। बेसिकली ये करता क्या है, ये डेबिट या क्रेडिट जो कार्ड होते हैं इनके बेसिकली आपकी नकदी उपलब्ध कराता है ना। तो याद रखिएगा आप लोग। अब आपसे कभी अगर पूछा जाए कि एटीएम जो आपकी मशीन है इनके आविष्कारक कौन थे, तो देखिए मैं इनके आविष्कारक लिख देती हूँ। कभी पूछा जाए तो एटलीस्ट आपको पता रहे। इनके आविष्कारक हैं जॉन एंड्रियन सेफर्ड। जॉन एंड्रियन सेफर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपको एटीएम के बारे में याद रखना है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1967 में लंदन में किया गया था। कहाँ पर? 1967 में कहाँ पर? लंदन में आपका पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। तो प्रथम प्रयोग मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, प्रथम प्रयोग इसका कहाँ पर किया गया था? लंदन में किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने एक चीज़ और बताई, जो एटीएम है इसका फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड, AUTOMATED, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। याद रखेंगे आप सभी लोग कि नहीं? MACHINE, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आपको यहाँ पर कौन सा सही दिख रहा है? तो कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर टेलर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है पहले वाले में। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट इसको कर लीजिएगा, TELLER होता है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग कि नहीं? ऑटोमेटेड टेलर मशीन फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेडवेयर के बारे में है। 1 मिनट आप लोग दीजिए मुझे। क्वेश्चन आप सभी से है कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, सर्किटरी है, या फिर मानव मस्तिष्क है, या फिर आपका रासायनिक संग्रहण यंत्र है। बताइए आप लोग इनमें से आपका कि वेटवेयर एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर पहले तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें कंप्यूटर के संदर्भ में, तो कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर को मानव मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव मस्तिष्क कहा जाता है। याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये आपका एक जैविक कंप्यूटर होता है और इसका निर्माण आपके जीवित जो न्यूरॉन्स हैं इनकी सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से? जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से। जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से इसका निर्माण किया जाता है। इसको बेसिकली ये आपका एक तरीके का एक जैविक कंप्यूटर होता है। क्या होता है? जैविक कंप्यूटर। ठीक है, और क्या बताया मैंने? और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेसिकली आपका वेटवेयर को मानव मस्तिष्क कहते हैं। मानव मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, इसे आपका बेसिकली कृत्रिम आपका कार्बनिक ब्रेन या फिर आपका न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो कृत्रिम, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इतने पॉइंट आप सभी को नोट करना है। कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन, कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन, या फिर इसको क्या कहते हैं? या फिर इसको न्यूरो कंप्यूटर कहते हैं। न्यूरो कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। मैंने आपसे ये कहा है कि जो आपका वेटवेयर है, वेटवेयर को आपका बेसिकली मानव मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर को मानव मस्तिष्क कहा जाता है। यह एक आपका जैविक कंप्यूटर होता है और इसका निर्माण आपके जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से होता है। किससे होता है? इसका निर्माण आपकी जीवित जो न्यूरॉन्स हैं इनकी सहायता से होता है और इसे एक कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन आपका बेसिकली कहा जाता है, या फिर आपका न्यूरो कंप्यूटर इसको कहा जाता है। याद रखिएगा, ये दोनों टर्म आपके इंपॉर्टेंट है। न्यूरो आपका कंप्यूटर या कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन। ओके, मूव कर सकते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो भी आपको डाउट हुआ करे, कमेंट बॉक्स खाली रहता है, आप लोगों का स्वागत है उसमें। क्वेश्चन आप लोग उसमें पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है कि यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो क्या होता है? तो आपको कंप्यूटर की सहायता से परीक्षण कराना होगा। कंप्यूटरीकृत अक्षीय स्थलाकृति करानी होगी। कंप्यूटर की सहायता से टोमोग्राफी करानी होगी। कंप्यूटर अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी। बताइए इनमें से आपका, अगर आप कैट स्कैन कराते हैं तो क्या होता है? जब कभी आप कैट स्कैन कराते हैं तो कंप्यूटर की सहायता से टोमोग्राफी आपकी करानी होगी आपको। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अनुकरण एक प्रक्रिया है, आपको बताना है अनुकरण। कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन है। ठीक, अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बाद में प्रक्रिया हेतु कंप्यूटर आंकड़े एकत्रित करता है। वास्तविक भौतिक सिस्टम की सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। सस्ती दरों पर वास्तविक कंप्यूटर का मॉडल तैयार किया जाता है। अनुकरण बेसिकली आपका एक प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाएं जो हैं आपकी उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का आप बेसिकली प्रयोग करते हैं। किसका? आप अनुकरण। देखिए, अनुकरण का मतलब क्या होता है? अनुकरण का मतलब होता है आपका नकल। ठीक है, क्या होता है? नकल। अब आप समझ चुके होंगे। इसमें होता यह है कि वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश मतलब उसी के समान क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का हम प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपसे आईसीटी का तात्पर्य है। बताइए आईसीटी का तात्पर्य क्या है? तो आईसीटी जो आपका है, आईसीटी का तात्पर्य होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक, हिंदी में से क्या कहते हैं आईसीटी को? हिंदी में इसको कहेंगे आप सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना और, ठीक है, और होगा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर आईसीटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। आईसीटी का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी में कहते हैं इसको सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? ठीक है, प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची, या फिर आपका उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका प्रोटोकॉल है इसका भी संबंध आपके कंप्यूटर की शब्दावली से है, लॉगिन का भी है और आर्ची का भी है। तो ये आपके उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे सीसी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीसी क्या है? कंप्यूटर की भाषा, व्यापारिक भाषा, कृषि का कोड, या फिर एक से अधिक व्यक्तियों को
ईमेल कॉपी भेजना। बताइए कि इनमें से कौन सा सीसी आपका है। पहले तो ये जो आपको सीसी यहाँ पर लिखा गया है, इस सीसी का मतलब आप लोग जान लीजिए। इस सीसी को आप कहते क्या हैं? इस सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर याद रखना है, सीसी का आपका जो पूरा नाम है वो है कार्बन कॉपी। इसका प्रयोग किसी भी मेल को एक से अधिक व्यक्तियों को आपका अगर भेजना है तो वहाँ पर आप सीसी बेसिकली इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जैसे अगर आप किसी एमएनसी वगैरह में काम करते हैं तो एक ही मेल जो है आप अपनी पूरी टीम को भेजेंगे। अगर आपकी टीम में 10 मेंबर है, मान के चलिए 10 मेंबर हैं, तो आप इन्हीं 10 मेंबर को भी 10 ही मेंबर को आप सेम मेल भेजेंगे। मान के चलिए कोई मीटिंग है, अब सेम मेल भेजना है तो यहाँ पर 10 को एक ही जैसा मेल जाएगा ना, बिकॉज ये आपकी टीम है। तो उस टीम को आपको सेम मेल भेजना है तो 10 बार तो टाइप नहीं कर सकते ना, तब यहाँ पर कार्बन कॉपी जैसी जो सीसी है ये काम आती हैं। ओके, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन आप सभी से है कि यदि कोई सूचना टेलीफोन पर डायल करके अन्यत्र टेलीफोन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सके तो उसे हम क्या कहेंगे। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि कोई सूचना आपकी टेलीफोन पर डायल करके अन्यत्र मतलब कहीं और टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सके तो हम उसे क्या कहेंगे। टेलेक्स कहेंगे, टेलीफैक्स कहेंगे, टेलीपैक्स कहेंगे या फिर टेली प्रोसेसिंग कहेंगे। तो जब कभी भी कोई भी सूचना टेलीफोन पर आपने डायल की और अगर आप उसको कहीं और स्क्रीन पर देखें या पढ़ सकें तो ऐसी जो आपकी सुविधा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टेलीफैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलीफैक्स कहते हैं, याद रखिएगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, सूचना प्रौद्योगिकी को आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे, बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है आपसे कंप्यूटर प्लस कनेक्टिविटी, सेकंड ऑप्शन है कंप्यूटर प्लस नेटवर्क, थर्ड ऑप्शन है आपके पास हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर एंड आपका फोर्थ ऑप्शन है कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। सूचना प्रौद्योगिकी किस तरीके से आप इसको परिभाषित करेंगे, तो देखिए मेरी नज़रों में सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर लग रहा है, बिकॉज कनेक्टिविटी के बिना कुछ भी संभव ही नहीं है ना। सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब ही आपका कनेक्टिविटी, तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की आपकी बेसिकली शब्दावली नहीं है यहाँ पर। तो कौन सी आपकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडम या फिर प्रकाशीय भंडारण, बताइए। तो आप सभी को पता है साइबर स्पेस आपके कंप्यूटर से संबंधित एक शब्दावली ही है ना। साइबर स्पेस क्या है? तो साइबर स्पेस कंप्यूटर प्रणाली का एक ऐसा नेटवर्क है, ये इस तरीके का आपका एक नेटवर्क होता है जिससे विश्व के विभिन्न देशों की आपके जो कंप्यूटर हैं करोड़ों लोगों के विचार एकत्र की गई सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड आप सभी को पता है कंप्यूटर पर नेटवर्क से फाइल का जो आपका स्थानांतरण है वो आपका अपलोड कहलाता है। मॉडेम आप सभी को पता है, मॉडेम क्या होता है? टेलीफोन लाइन द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना। देखिए जो मैंने यहाँ पर लाइन बोली है कि टेलीफोन लाइन द्वारा, मॉडेम के बारे में एक एक आपका चीज़ इंपॉर्टेंट है कि टेलीफोन लाइन, चूँकि आपके जो मॉडेम है ये टेलीफोन लाइन से जुड़ते हैं। किससे? टेलीफोन लाइन से। तो टेलीफोन लाइन द्वारा कंप्यूटरों को आपस में इंटरनेट से जोड़ना। किससे? इंटरनेट से जोड़ना, इंटरनेट से जोड़ना। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को आपको याद रखना है, टेलीफोन लाइन को याद रखना है। मॉडेम में बेसिकली होता ये है, टेलीफोन लाइन के थ्रू हम कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ते हैं। किससे? नेटवर्क से जोड़ते हैं। ठीक, जबकि हमारा प्रकाशीय भंडारण इस सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि कुछ इस तरीके से है, आपको अभी क्वेश्चन दिख रहा होगा। आईटी में डैश का अर्थ है कि डेटाबेस में उपलब्ध डाटा सही है और संगतपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन है डाटा वाइंडिंग, डाटा सिक्योरिटी, डाटा अवेलेबिलिटी एंड डाटा इंटीग्रिटी। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आईटी में बेसिकली अगर हम देखा जाए, आईटी का मतलब है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेसिकली आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेटा इंटीग्रिटी जो आपका होता है, क्या? डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी, ये जो आपका डेटा इंटीग्रिटी है, इस डेटा इंटीग्रिटी का अर्थ होता है डेटाबेस में जो उपलब्ध आपकी डाटा है ये आपका सही और आपका संगतपूर्ण है। कैसा है? सही है और साथ ही साथ आपका संगतपूर्ण है, मतलब एक्यूरेट है और आपका कंसिस्टेंट है। आगे आपको मैं वैसे तो क्वेश्चन कराऊंगी डीबीएमएस के। डीबीएमएस जो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
ध्यान से इसका नाम सुनिएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा जो है इसका आपका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, साथ ही आपका जो डेटा है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट होने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि आपका सुसंगत होना चाहिए बेसिकली, ठीक। तो इसमें आपका डेटा रिपीट नहीं होता कभी भी डीबीएमएस में, ओके। और डेटा आपका कैसा सुसंगत होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको डेटा इंटीग्रिटी याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड स्वीकार किया गया भवन में अग्नि सुरक्षा कोड के लिए, भवन में भूकंप प्रतिरोध के लिए, बारकोड के लिए, खाद्य सामग्री में मिलावट के विरुद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग इसको बता सकते हैं। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड आपका बेसिकली किस में स्वीकार किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के बारे में जान लेना चाहिए। जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है ये 12 डिजिट की संख्या होती है। कितने डिजिट की, आपसे कभी पूछा जाए तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये 12 डिजिट की संख्या होती है, जो कि आपके जो व्यापारी हैं इन सभी के लिए उपलब्ध कराई जाती है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि ये बार कोड में आपका बेसिकली स्वीकार किया गया है आपका यूपीसी को, मतलब आपकी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 2G आपका जो स्पेक्ट्रम है इसमें जी जो आपका शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, ग्लोबल के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जनरेशन के लिए, या फिर गूगल के लिए। जो आपका 2G स्पेक्ट्रम है इसमें जो जी शब्द है वो जनरेशन के लिए आपका प्रयुक्त होता है। किसके लिए, जनरेशन के लिए प्रयुक्त होता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। आपके वर्तमान में 2G के आगे आपके 3G 4G 5G ये सब भी लॉन्च हो चुके हैं अभी, तो है ना। अभी तो हम 2G से बहुत आगे हैं, अभी हम 5G पे पहुंच गए हैं। तो ये जी जो है यहाँ पर जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, याद रखेंगे आप लोग। चाहे आपका 2G में जी कहें, 3G में आपका बेसिकली जी कहें, 4G में जी कहें, सब में जी जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला, कंप्यूटर लिटरेट आपका जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, तो आपका मलप्पुरम है, मलप्पुरम। चूँकि यहाँ पर जिला आपसे पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो जिला है ये किस आपके बेसिकली राज्य में पड़ता है। तो याद रखिएगा कि ये आपका बेसिकली कहाँ पर है, केरल का आपका एक जिला है। कहाँ का है, केरल का है, मलप्पुरम केरल का है, जो कि आपके देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, ठीक। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकरण प्रदान करता है। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में बताती हूँ क्योंकि हिंदी में तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको डैश दिया गया है, इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स कंट्रोल मॉनिटरिंग एंड डेटा मैनिपुलेशन ऑफ इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम। देखिए यहाँ पर नियंत्रण का मतलब क्या होता है, कंट्रोल, आप सभी को पता ही होगा। निगरानी का मतलब क्या होता है आपका, मॉनिटरिंग, क्या, मॉनिटरिंग एंड डाटा आंकड़ा प्रकरण का मतलब क्या होता है, आंकड़ा प्रकरण का मतलब होता है बेसिकली डाटा मैनिपुलेशन। क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन, याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अभियांत्रिकी उत्पादों, उत्पाद समझ रहे हैं ना, इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम, तंत्र यानी कि सिस्टम, इन पर आपका कंट्रोल, मॉनिटरिंग और डेटा मैनिपुलेशन प्रदान करता है। आपको वो सॉफ्टवेयर बताना है। सो फर्मवेयर इज द राइट आंसर। फर्मवेयर आपका सॉफ्टवेयर है जो कि अभियांत्रिकी उत्पादों एवं यंत्रों पर आपका कंट्रोल, मॉनिटरिंग और डेटा मैनिपुलेशन जैसी आपकी सुविधाएं प्रदान करता है। फर्मवेयर एक आपका प्रोग्रामिंग है, ठीक है, क्या है, प्रोग्रामिंग है, जो हार्डवेयर डिवाइस के लिए आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी लिखता है, ठीक। तो फर्मवेयर आपको यहाँ पर करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, CGI का तात्पर्य है, बताइए CGI का आपका क्या तात्पर्य होगा। देखिए CGI, तो यहाँ पर याद रखिएगा CGI का फुल फॉर्म होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्या होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, सिम का पूर्ण रूप है। आप सभी लोग सिम यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा सिम का पूरा नाम क्या है। देखिए सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, उपभोक्ता पहचान इकाई, उपभोक्ता पहचान इकाई, ठीक। इंग्लिश में सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसे कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त आपका CDMA प्रौद्योगिकी है।
CDMA का आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है कि बेसिकली आपका CDMA जो आपका मोबाइल प्रौद्योगिकी में यूज़ होता है ये क्या है। तो बताइए, कंप्यूटर डेवलप्ड मैनेजमेंट एप्लीकेशन ये कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। हाँ, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ये है आपका कंप्यूटर डेवलप्ड मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है आपका डिवीज़न मल्टीपल एप्लीकेशन कोड, या फिर इसको आप हटा ही दीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। सेकंड ऑप्शन आप इसी को मानिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। एंड थर्ड ऑप्शन है कोड डिवीज़न मोबाइल एप्लीकेशन। एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपका जो CDMA है, CDMA का आपका बेसिकली पूरा जो नाम है वो होता है आपका कोड। C स्टैंड्स फॉर आपका कोड, एंड D स्टैंड फॉर आपका डिवीज़न कोड डिवीज़न। M आपका किसके लिए होता है, ये आपका मल्टीपल आपके लिए होता है, मल्टीपल। एंड A आपका एक्सेस के लिए होता है। तो याद रखिएगा आपका CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। थर्ड आपका ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन है आपसे कि 2 से अधिक विकल्पों में से चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन का प्रयोग आपका किया जाता है। अगर आपके 2 से अधिक विकल्प हैं, इनमें आपको चयन करना है, देन उस केस में आप बेसिकली किस कथन का प्रयोग करेंगे, इफ़ एल्स, स्विच, एल्स इफ, या फिर नन ऑफ दीज। तो 2 से अधिक विकल्पों में चयन के लिए बेसिकली हम स्विच कथन का यूज़ करते हैं। किसका, स्विच कथन का चूज़ करते हैं। तो स्विच आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ अलग तरीके से था, तो मैंने इसको देखिए दोनों लैंग्वेज में लिखा है। विभिन्न संख्याओं के बीच तुलना करने के लिए निम्नलिखित ऑपरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में पढ़िए तो थोड़ा समझ लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ऑपरेंड्स। मतलब डिफरेंट जो ऑपरेंड्स हैं इनके बीच कंपैरिजन करने के लिए हम किस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, या फिर आपकी असाइनमेंट ऑपरेटर। बताइए, आपको अगर तुलना करना है तो आप किन ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है भाई, हम यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। किसका, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। जैसे आप तुलना किस तरीके से करते हैं, इक्वल के थ्रू करते हैं, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब आप इन सब से तुलना करते हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आगामी और निर्गामी नेटवर्क के यातायात को मॉनिटर और नियंत्रित करता है। आपको मैं एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन बोलती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स द इनकमिंग एंड आउटगोइंग। यहाँ पर आगामी और निर्गामी जो लिखा है इसका मतलब होता है बेसिकली आपका इनकमिंग एंड आउटगोइंग। ठीक है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स। तो बेसिकली आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपका जो फायरवॉल है, कौन, फायरवॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है और फायरवॉल के बारे में पूछा भी जाता है। फायरवॉल आपका एक नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम है। ये क्या है, आपका नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम, और ये आपका बेसिकली पूर्व निर्धारित जो सुरक्षा नियम है इनके आधार पर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क जो हैं इनकी बेसिकली मॉनिटर को पर नियंत्रित करता है। ठीक है, और ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है नेटवर्क फायरवॉल। देखिए ये 2 तरीके का कौन कौन सा होता है ये भी याद रखिएगा। एक तो होता है आपका नेटवर्क फायरवॉल, कौन सा, नेटवर्क फायरवॉल होता है। एंड दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा है आपका होस्ट बेस्ड फायरवॉल, होस्ट बेस्ड फायरवॉल। ठीक है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है, नेटवर्क फायरवॉल एंड होस्ट बेस्ड फायरवॉल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से कुछ इस तरीके से है। 1 मिनट आप लोग दीजिए, अभी आपको क्वेश्चन ठीक से दिख रहा होगा। अपने कीबोर्ड के लेवल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो कीबोर्ड है आप अपने कीबोर्ड के केबल को बेसिकली किस पोर्ट से लगाते हैं, BGA पोर्ट से, इथरनेट पोर्ट से, या फिर आपका USB पोर्ट से, या इनमें से कोई नहीं। तो कीबोर्ड का जो केबल है, आपके कीबोर्ड के केबल कंप्यूटर की USB पोर्ट से लगाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम अपने कीबोर्ड का जो केबल है, जो कीबोर्ड का केबल है देखिएगा आपने, इसको हम USB पोर्ट के माध्यम से जोड़ते हैं कंप्यूटर से। USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस।
क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखिएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? वोडाफोन की, बीएसएनएल की, माइक्रोसॉफ्ट की, या इनमें से कोई नहीं। स्काई ड्राइव आपका बेसिकली आपकी एक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की है। किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की। थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्काई ड्राइव के बारे में ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है आपसे कि कंप्यूटर में जहाँ एक्सेसरीज जुड़ती हैं, एक्सेसरीज का मतलब आप समझ रहे हैं ना, आपका माउस हुआ, अगर वायरलेस माउस नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो आप वायर को जोड़ेंगे ना, तो आपका माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, प्रिंटर हुआ, ये सभी एक्सेसरीज की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको अगर जोड़ना है तो उसे कहते हैं पोर्ट कहते हैं, बस कहते हैं, रिंग कहते हैं, जिप कहते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में जहाँ एक्सेसरीज जुड़ती हैं उसे हम बेसिकली पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट। जैसे अभी आपने यूएसबी पोर्ट पढ़ा, कौन सा? यूएसबी पोर्ट पढ़ा। यूनिवर्सल सीरियल बस जो पोर्ट है इसको पढ़ा। इससे बेसिकली हम अपने कीबोर्ड को जोड़ते हैं। किसको? कीबोर्ड को जोड़ते हैं, है ना। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से है, नेटवर्क संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संचार नेटवर्क प्रणाली में जो फायरवॉल है आपका, इसका प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? अनधिकृत आक्रमण से, अग्नि आक्रमण से, डेटा ड्रिवन आक्रमण से, या फिर वायरस आक्रमण से। तो संचार नेटवर्क प्रणाली में जो फायरवॉल होता है ये बेसिकली अनधिकृत आक्रमण से बचाता है। किससे? अनधिकृत आक्रमण से बचाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एसएमपीएस का आपका बेसिकली विस्तारण है, निस्तारण नहीं होता है, ये विस्तारण होता है। तो एसएमपीएस का विस्तारण आपको बताना है। एसएमपीएस जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा। स्विच्ड होता है SWITCHED, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है फैचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग या एग्जीक्यूटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कमांड्स होते हैं इन कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया आपकी बेसिकली एग्जीक्यूटिंग होती है। क्या होती है? एग्जीक्यूटिंग होती है। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे कि इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? जावा लैंग्वेज है, नॉर्टन, टैली, इनमें से कोई नहीं। आपको एंटीवायरस बताना है कि इनमें से कौन सा आपका एंटीवायरस नहीं है। अगर कोई प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर कोई प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में खराबी आपका पहुंचाए, क्या अगर आपके कंप्यूटर में खराबी पहुंचाए तब तो हम उसको वायरस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वायरस नाम देते हैं। अब ये जो वायरस है, इस वायरस को निष्क्रिय करने के लिए हम तैयार किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। फिर से इसको सुन लीजिएगा। अगर कोई प्रोग्राम आपके कंप्यूटर को खराबी पहुंचाता है तब हम उसको वायरस कहते हैं। अब इसी वायरस के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए हम बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं जो कि इसके प्रभाव को निष्क्रिय कर दे, और उसी सॉफ्टवेयर को कहा जाता है आपका एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम। क्या कहा जाता है? एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्टन ही एक आपको एंटीवायरस दिख रहा होगा। जावा तो लैंग्वेज है और टैली आपका एक बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है। ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ये टैली क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है आपका टैली। तो आपको यहाँ पर नॉर्टन को करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि किसी विशेष समय में डेटाबेस में डाटा को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी विशेष समय में डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस में डेटा को आप क्या कहेंगे? तो किसी विशेष समय में डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारा डेटा आपका एक साथ रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें डेटा को हम एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन कहते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है आपसे कि वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसकी सभी जिले
राज्य की राजधानी से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क द्वारा जुड़े हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड। तो आपको एक ऐसा यहाँ पर राज्य बताना है जिसके सभी ज़िले उसकी राजधानी से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क से जुड़े हैं। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में ऐसा है। आंध्र प्रदेश में इसकी जो राजधानी है, यहाँ से इसके पूरे ज़िले फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क से जुड़े हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है आपसे कि 2 अक्टूबर 2015, कब? 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम कौन सा है? नेक्स्ट लेवल, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा या इनमें से कोई नहीं। तो 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम अल्फ़ाबेट है। क्या है? अल्फ़ाबेट है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ट्रोजन, ट्रोजन एक डैश का एक प्रकार है। तो बेसिकली कंप्यूटर भाषा का प्रकार है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, मालवेयर का या फिर कंप्यूटर पेरिफेरल का। तो ट्रोजन आपका एक मालवेयर है, तो ये मालवेयर का प्रकार है आपका। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर माल लगा हुआ है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गंदी चीज़ है मालवेयर। क्यों? क्योंकि मालवेयर एक खतरनाक सॉफ्टवेयर होता है। ये भी एक तरीके का आपका सॉफ्टवेयर ही है। देखिए, कंप्यूटर की भाषा में अगर कोई चीज़ आपकी है ना, तो अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में है, प्रोग्राम है, तो उसको आप सॉफ्टवेयर नाम दे देंगे, है ना। तो ये आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ जो हैकर लोग हैं ना, या फिर जो साइबर अपराधी हैं ना, वो किसी व्यक्ति को जानकारी जो है, उस जानकारी को चुराने के लिए मालवेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मालवेयर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहा जाता है, मैलिशियस प्रोग्राम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसको मैलिशियस। पूछा जाए अगर कभी आपसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर आपका मैलिशियस प्रोग्राम, मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर आपका मैलिशियस आपका जो प्रोग्राम है, ये भी कहा जाता है। ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस प्रोग्राम कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। होता क्या है इसमें? मालवेयर एक खतरनाक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपकी जानकारी के बिना आपके कंप्यूटर में प्रवेश भी कर जाता है। मतलब आपसे पूछा नहीं, लेकिन फिर भी प्रवेश कर गया और आपके कंप्यूटर में जितना भी डेटा है उसे चुरा के भाग जाता है और डेटा को डिलीट भी कर देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मालवेयर के माल पर मत जाइए, ठीक है, उसकी जो गंदी हरकतें हैं उसको समझिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपका बेसिकली डैश इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है? कौन सा आपके इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन है? ई टेलीफोनी, इंटरनेट टेलीफोनी, चैटिंग या फिर ई चैटिंग? कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा? इंटरनेट टेलीफोनी आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल होती है। ठीक, यहाँ पर आपको मिलान करना है। अभी तक आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उस बेसिस पर ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए सही है, बिकॉज इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बताइए, इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है आपकी? मैच करिए इसको थोड़ा सा। इनपुट डिवाइस आपका टच स्क्रीन है, मैंने बताया है इनपुट डिवाइस में आपका टच स्क्रीन आता है। प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या आएगा आपका? रोम आपका प्रोसेसिंग डिवाइस में आएगा। किसमें? प्रोसेसिंग डिवाइस में। स्टोरेज डिवाइस में आपका कौन सा आएगा? स्टोरेज डिवाइस में फ्लैश मेमोरी आ जाएगा हमारा। फ्लैश मेमोरी आपका बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल होता है ना। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर आएगा। प्रिंटर, मॉनिटर, मैंने आपको बताया था ना, प्लॉटर हुआ, एंड आपका जो एक वो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर। ये सब आपके आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। ठीक, तो मिलाना आपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? बताइए, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया है? जोसेफ विल्सन ने किया है, एडविन लैन ने किया है, या फिर आपका मार्टिन कूपर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो जो मोबाइल फ़ोन है इसका बेसिकली 1970 में एक अमेरिकी इंजीनियर है मार्टिन कूपर, इन्होंने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। कब किया था? 1970 में किया था। कहाँ के ये बेसिकली इंजीनियर थे? मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर अमेरिका के थे, ये भी आपको याद रखना है। तो ये अमेरिकी आपके एक इंजीनियर थे, अमेरिकी इंजीनियर। ठीक, अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर। क्वेश्चन देख लीजिए अगला। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए मैकेनिकल भाषा का आपका प्रयोग हुआ? तो फर्स्ट जनरेशन में हुआ, सेकंड जनरेशन में हुआ, थर्ड जनरेशन में हुआ, या फोर्थ जनरेशन में हुआ? तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है फर्स्ट जनरेशन है, इसमें प्रोग्रामिंग के लिए आपकी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। तो आपका ए का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MMU का विस्तार है। MMU का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बताना है। तो MMU का विस्तार होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। आपको सेकंड ऑप्शन मैच होता हुआ दिखाई दे रहा होगा।
ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कंप्यूटर हार्डवेयर का घटक है। किसका? कंप्यूटर हार्डवेयर का। कंप्यूटर हार्डवेयर का घटक होता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे फेसबुक के बारे में। फेसबुक आप सभी लोग यूज़ करते हैं, बताइए कि फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2002, 2004, 2008 या फिर 2009? तो आपके फेसबुक जो हैं इनकी शुरुआत 2004 में। कब? 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग। ठीक, मार्क जुकरबर्ग द्वारा की गई थी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है 2004, सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कोई भी ऑनलाइन डेमो आपका क्या होता है? एक इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन, गैर इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन, एक अनुक्रमिक प्रेजेंटेशन नहीं, एक सक्रिय उपयोगकर्ता इंटरफेस। तो बताइए इनमें से आपका कौन सा ऑनलाइन डेमो है? तो ऑनलाइन जो डेमो है, ऑनलाइन डेमो एक सक्रिय उपयोगकर्ता इंटरफेस होता है। क्या होता है? सक्रिय उपयोगकर्ता इंटरफेस होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, भारत में जन्मे सुंदर पिचाई निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? आप सभी लोगों ने कभी ना कभी सुंदर पिचाई जी के बारे में सुना होगा और शायद देखा भी होगा। तो सुंदर पिचाई जी जो हैं बेसिकली आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं गूगल के। किसके? गूगल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लेज़र का आविष्कार से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने लेज़र का आविष्कार किया? थियोडर मैमन, डेनिस, आपका ये डेनिस है, डैनी नहीं है, ठीक है, डेनिस पेपिन, या फिर आपका विलियम कॉटन, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पहले तो याद रखिएगा लेज़र का फुल फॉर्म, बिकॉज लेज़र जो है आपका इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। लेज़र का फुल फॉर्म है आपका लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक, याद रखेंगे आप लोग लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये आपके बेसिकली लेज़र का फुल फॉर्म होता है। लेज़र का आविष्कार 1960 में आपके थियोडर मैमन ने किया था। किसने किया था? थियोडर मैमन ने किया था। थियोडर मैमन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, थियोडर मैमन आपका राइट ऑप्शन होगा। मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से है, डैश में लेज़र तकनीक, लेज़र टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता या किया गया? तो बताइए, बारकोड रीडर में, कटिंग एंड ड्रिलिंग में, फिजियोथेरेपी में, या फिर माइक्रोवेव ओवन में? इनमें से किस में लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया गया? तो माइक्रोवेव ओवन में बेसिकली लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हुआ है। बाकी बारकोड रीडर में, कटिंग एंड ड्रिलिंग में, फिजियोथेरेपी में, इन सभी में लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, बारकोड रीडर ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन है, एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता। सेल खाता, टीसीपी आईपी खाता, कर्नेल खाता, या सर्वर खाता? तो सेल खाता एक तरीके का ऐसा खाता है जिसमें आपका कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता। तो सेल खाता आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा बताना है आपको कि किसने शुरू की थी। जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स फेरीब्रिज, पास्कल, या फिर आपका जॉन मोस्ली? स्टोर्ड जो प्रोग्राम है इसकी अवधारणा आपकी 1940 में, कब? 1940 में जॉन वॉन न्यूमैन ने की थी। किसने? जॉन वॉन न्यूमैन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेसिकली क्लिक जैकिंग से संबंधित है। क्लिक जैकिंग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। क्लिक जैकिंग क्या है? वेब प्रयोक्ताओं की गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भाग्यपूर्ण तकनीक, एक बिट सेकंड में डाटा भेजने और प्राप्त करने वाला साधन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक रूप, किसी छवि को मॉनिटर पर दिखाने के लिए प्रयुक्त एक अंकीय प्रक्रिया। तो क्लिक चेकिंग आपको याद रखना है, बेसिकली आपके दो शब्दों से बना हुआ है, क्लिक प्लस हाईजैकिंग। क्लिक को अर्थात जो है क्लिक को हाईजैक करना। इसका मतलब क्या हुआ? क्लिक को हाईजैक करना। देखिए मैं इसको फिर से समझाती हूँ। ये जो आपका क्लिक जैकिंग है, इस क्लिक जैकिंग को आप देखेंगे तो ये आपके दो शब्दों से बना है। एक तो बना है क्लिक
और दूसरा बना है आपका हाईजैकिंग। ठीक है, हाईजैकिंग अर्थात क्लिक को हाईजैक करना। तो क्लिक जैकिंग शब्द का उपयोग जो पहली बार जो है ग्रासमैन और आपकी रोबर हैंसन ने 2008 में किया था। कब किया था? 2008 में किया गया था। क्लिक जैकिंग में HTML जो आपके एलिमेंट हैं इनको अदृश्य किया जाता है। इसको HTML, ठीक है, HTML जो आपके एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को आपका क्या कर दिया जाता है? अदृश्य कर दिया जाता है। अब इसको मोटी मोटी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि जो वेब आपके प्रयोगकर्ता हैं इनकी जो गोपनीय जानकारी है इसको प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भाग्यपूर्ण आपकी जो तकनीक है वो होती है क्लिक जैकिंग। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन है आपसे, ऐसे तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है कहलाता है बस, एड ऑन कार्ड, पोर्ट या चैनल। तो याद रखिएगा, ऐसे तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डेटा दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है उसे हम बेसिकली बस कहते हैं। क्या कहते हैं? बस कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, API का पूरा रूप है। यहाँ पर आपको API का पूरा रूप बताना है कि API का पूरा रूप क्या होता है। तो API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। ठीक, API जो है टूल्स का, प्रोटोकॉल्स का और रूटीन इन सभी का एक सेट होता है जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में आपकी सहायता करता है। ठीक है, CAS का पूर्ण रूप आपका क्या होगा? CAS का फुल फॉर्म होता है आपका कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। क्या होता है? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम के द्वारा ग्राहक टेलीविज़न प्रसारण पर अपनी पसंद के चैनल को देख सकते हैं। किसको? अपनी पसंद का जो चैनल है इसको आप देख सकते हैं टेलीविज़न प्रसारण पर CS के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन है कि बोले गए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र कहलाता है डिक्टाफोन, ग्रामोफोन, ऑडियोफोन या फिर माइक्रोफोन। तो बोले गए शब्दों को टाइप में लिखने के लिए जो यंत्र होता है उसको हम डिक्टाफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टाफोन कहते हैं। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस नेटवर्क का पहला आपका जो SMS है ये भेजा गया? तो बेसिकली आपके यहाँ पर नेटवर्क का नाम आपको बताना है। तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर कि 3 दिसंबर, कब? 3 दिसंबर आपका जो है 1992 को, ये डेट आपको याद रखना है। 3 दिसंबर 1992 को वोडाफोन नेटवर्क पर विश्व का पहला SMS भेजा गया। किस पर? वोडाफोन पर भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, SMS का जनक किसे माना जाता है? किसका? SMS का जनक बताइए, इनमें से किसको माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है जैन कोम, मैटी मैकोनेन, रिचर्ड जार्विक, स्टीव जॉब्स। तो बताइए इनमें से आपका कौन सा करेक्ट होगा? मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से SMS तकनीक के जो जनक हैं वो मैटी मैकेनॉन है। कौन है? आपके जो मैटी मैकेनॉन है ये इनको माना गया है। याद रखिएगा, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूचना जो प्रौद्योगिकी है इसमें जो एसोसिएटिव मेमोरी है इसको आप क्या कहते हैं? तो एसोसिएटिव मेमोरी को आपका कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि JPEG का मतलब है। बताइए JPEG का मतलब। JPEG जो है ये आपका फाइल एक्सटेंशन का उपयोग बेसिकली आपके जो JPG के लिए है इसके लिए किया जाता है। तो JPEG का जो विस्तृत रूप है वो है आपका जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो यहाँ पर आपको ग्रुप को ऐड कर लेना है। ठीक है, ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए JPEG का फुल फॉर्म पूछा जाता है। याद रखेंगे कि JPEG होता क्या है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। JPEG फाइल एक्सटेंशन का उपयोग आपकी जो JPG आपके हैं इनके लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपका एक्सटेंशन है बेसिकली। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है AVI का फुल फॉर्म है। AVI का फुल फॉर्म बताइए। ऑडियो विजुअल इंटरफेस, ऑडियो वीडियो इंटरफेस या फिर ऑडियो वीडियो इंटरलाइव या इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो AVI हैं इनका फुल फॉर्म आपका क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है। क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। लीव होता है, लाइव नहीं होता है। ठीक है, लीव, LEAVE।
ठीक है। ऑडियो वीडियो इंटरलीव आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। AVI फाइलों के फाइल कंटेनर आपके जो है इनमें ऑडियो और वीडियो दोनों डेटा हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि इनमें से कौन सा वीडियो का एक प्रारूप नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा आपका वीडियो का एक प्रारूप नहीं है। MSQ, MP4, WMV या फिर AVI। यहाँ पर वीडियो का एक प्रारूप नहीं है ये बताना है। तो MSQ वीडियो का कोई प्रारूप नहीं होता है। MP4 होता है, WMV होता है, AVI होता है, बाकी MSQ नहीं होता है। MP4, WMV, AVI ये सभी आपके संपीड़ित मल्टीमीडिया कंटेनर हैं। इनका अर्थ जो होता है ये होता है कि यह आपकी गुणवत्ता से आपकी बड़ी हानि के बिना आपकी जो छोटी फाइल हैं, इन छोटी फाइल आकार में वीडियो और ऑडियो फाइल जो है इनको देख सकते हैं, ठीक है। इनको ये रखने का काम करते हैं, ठीक। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि MP4 हुआ, WMV हुआ, AVI हुआ, ये सभी हमारे जो वीडियो फाइल हैं इन सभी के जो हैं प्रारूप होते हैं। इन सभी के फॉर्मेट कहें, प्रारूप को आप फॉर्मेट याद रखिएगा, इन सभी का फॉर्मेट होता है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि इनमें से कौन सा एक वैध ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। आपको बताना है कौन सा एक वैध ऑडियो फाइल, ऑडियो की पूछा जा रहा है, ठीक है, वीडियो का नहीं पूछा जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में वीडियो था, तो यहाँ पर ऑडियो फाइल फॉर्मेट आपको बताना है। तो आपका जो .aiff है ये आपका एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। AIFF का फुल फॉर्म आपका होता है ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ये आपका एक ऑडियो जो फाइल है इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट आपसे पूछे जाते हैं, ऑडियो और वीडियो दोनों के ही। क्वेश्चन है PNG इमेज फॉर्मेट डॉट कितनी रंगों को सपोर्ट करता है। तो आपका जो PNG इमेज फॉर्मेट है ये आपके अप टू 16 मिलियन तक के कलर्स को आपका सपोर्ट करता है। तो थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा आपका। क्वेश्चन है SMS आपका जो है इसका तात्पर्य है स्मॉल मैसेज सिस्टम, स्मॉल मेल सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस या शॉर्ट मेल सिस्टम। यहाँ पर आपको SMS का तात्पर्य बताना है। तो जो SMS है इसका तात्पर्य होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है आपका। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फॉर्मेट .gif का तात्पर्य है, आपको बताना है GIF का आप यहाँ पर क्या तात्पर्य है। तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट GIF आपका इसका मतलब होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। सेकंड ऑप्शन जो है आपका ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। CLI का विस्तारित रूप है किसका? CLI का कमांड लाइन इंटरफेस, कॉमन लाइब्रेरी इंटरफेस, कमांड लिंक्ड इंटरफेस या फिर आपका कमांड लाइन इंटरएक्टिविटी। तो CLI जो होता है ये जो है आपका इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका कमांड लाइन इंटरफेस। क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्न में से कौन सा प्रारूप एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता? .pdf, .zz, .rar, .zip। तो यहाँ पर याद रखिएगा .pdf आपका ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेट है ये आपका क्या है? एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। .zz, .rar, .zip ये सब आपके कंप्रेस्ड फाइल के फॉर्मेट होते हैं। ये एक्सटेंशन है आपके, देखिए .zz, .rar, .zip ये एक्सटेंशन है। किसके एक्सटेंशन है? ये कंप्रेस्ड फाइलों के, ठीक। तो यहाँ पर आपका .pdf राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देख लीजिए अगला, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो दूरदर्शन आपका प्रसारण है इसमें जो चित्र संदेश होते हैं इनका संचरण होता है आयाम मॉड्यूलेशन से। आवृत्ति मॉड्यूलेशन है ये, ठीक है। आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन, कोड मॉड्यूलेशन, कोण होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर दूरदर्शन जो प्रसारण है इसमें जो चित्र संदेश हैं इनका बेसिकली संचरण जो होता है वो आपका आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा होता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा, ठीक। आज का मैं लेक्चर यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम 100 MCQs आपके फिर से तैयार करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए।
अगर वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।